हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 8 मेटालर्जी। दोस्तों, इस चैप्टर को हम कुछ 2 से 3 वीडियो में पूरी तरह से बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेटालर्जी चैप्टर के इस वीडियो सीरीज के साथ। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जिस मेटालर्जी के बारे में हम सीखने वाले हैं, जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करना सीखने वाले हैं, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मेटल्स होते क्या है और मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स अलग अलग रिएजेंट के साथ, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, अलग अलग एसिड के साथ कौन सा मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कैसी होगी, ये भी सीखेंगे। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की, उसके बारे में जानने वाले हैं। और वीडियो के बीच में हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे कि हम चुटकियों में बहुत ही आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस है और इसे कैसे याद रखना है, ये भी हमें सीखना है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है दोस्तों कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, मेटल जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन है मर्क्यूरी और गैलियम। मर्क्यूरी और गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। अदरवाइज बाकी के जो मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, तो आइदर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो वो है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, हर मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो हम प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं दोस्तों, उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने मिलेंगे, जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है लस्टर। मतलब मेटल्स जो है उनमें लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है दोस्तों कि मेटल्स का जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस होता है, मेटल्स चमकीला होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो दे डू नॉट लस्टर। दे डू नॉट लस्टर मतलब इनका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन जरूर है और वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है कि जिसका जो सरफेस है वो लस्टर है, मतलब उसमें चमक होती है, वो शाइनी सरफेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं वो सभी के सभी हार्ड होते हैं। बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि ग्लास को कट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हार्ड होता है। एग्जाम्पल लेंगे अगर हम तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन ये जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है और वो है 3422 डिग्री सेल्सियस।
3422 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हाई टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद मर्क्यूरी और गैलियम, ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं दोस्तों जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। अदरवाइज बाकी जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बात करेंगे हम नॉन मेटल्स की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होते हैं? लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मतलब मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही बहुत आसानी से फ्लो होती है, ठीक है, उसमें से पास हो सकती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर of electricity and good conductor of electricity, good conductor of electricity and heat और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही उसमें से पास हो सकती है। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन है ग्राफाइट। ग्राफाइट ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे, तो जो मेटल्स है वो उनमें वो सोनोरस होते हैं, मतलब उनमें सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम मेटल को हीट करें, बीट करें, तो उसमें से आवाज आती है, इट प्रोड्यूस साउंड्स। तो मेटल्स प्रोड्यूस साउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोनोरस। साथ ही साथ वे डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम मेटल्स जो है तो उससे चाहे तो हम वायर बना सकते हैं, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, एक तार बन सकती है, मेटल से तार बन सकती है। तो तार बनने वाली ये जो प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल। साथ ही साथ मेटल्स आर मेलाबल, उसमें मेलाबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। मेलाबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम मेटल्स को हीट करें, किसी हैमर से हम बीटिंग करें, तो उसका जो कन्वर्शन है वो शीट में हो जाता है, उससे एक शीट तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मेटल्स को कहा जाता है कि दे आर मेलाबल। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलाबल, ठीक है। तो मेलाबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस थे दोस्तों हमने देखे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल्स की, तो जिसमें सबसे पहले रिएक्शन हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है उसका मेटल ऑक्साइड तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम ऑक्साइड तैयार होगा। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होगा। अब ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर इन्हें एयर के एक्सपोजर में रखा जाए तो ये अपना मेटल ऑक्साइड तैयार कर देते हैं। मतलब जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर में से ऑक्सीजन के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट होते हैं और अपना मेटल ऑक्साइड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और सोडियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन सोडियम एक्सपोज टू एयर इट कैचेस फायर, मतलब वहाँ आग लग जाती है। वो एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो वहाँ वो फायर कैच कर लेता है और कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और इसी तरह के एक्सीडेंट से प्रिवेंट होने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में डीप करके रखा जाता है। लेबोरेटरी में जब भी आपने देखा है सोडियम जो है वो केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन के साथ सोडियम रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो वो फायर कैच कर लेता है। इतना ज़्यादा वो रिएक्टिव है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसे नाइफ से भी कट किया जा सकता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं सोडियम की, किस तरह से सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सोडियम ऑक्साइड तैयार करता है। तो हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं।
तो यहाँ हमें मिलेगा वो Na। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है सोडियम ऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में है, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। और ये जो सोडियम ऑक्साइड है या जो भी मेटल ऑक्साइड तैयार होता है वो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट होकर अल्कली भी तैयार करता है। अल्कली आप जानते होंगे दोस्तों कि ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इसकी भी एक रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ हमें मिला है सोडियम ऑक्साइड Na2O, इट रिएक्ट्स विथ वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले क्या हुआ कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और सोडियम ऑक्साइड तैयार हुआ, मेटल ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हुआ। और ये मेटल ऑक्साइड, कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं कि जिनके मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर अल्कली तैयार करते हैं। सभी मेटल्स का ऐसा नहीं होता है, सोडियम के केस में होता है, मैग्नीशियम के केस में होता है। चलिए मैग्नीशियम की रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ट्वाइस MgO। और अगेन फिर क्या होगा, ये जो MgO है वो रिएक्ट होगा वाटर के साथ और यहाँ हमें मिलेगा MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होती है दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो सभी जो मेटल्स है वो सेम स्पीड से रिएक्ट नहीं होंगे वाटर के साथ। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत ही वाइगरसली रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। साथ ही साथ हीट भी वहाँ रिलीज होती है, हीट एनर्जी भी वहाँ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो लेस रैपिडली, लेस वाइगरसली रिएक्ट होते हैं। कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, और कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट होते ही नहीं है। मतलब वो ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ही वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, बल्कि वो स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। मतलब वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ हमें मिलेगा NaOH, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था। ठीक है, और यहाँ हमें मिलेगी H2 गैस। साथ ही साथ यहाँ हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2। पोटेशियम की भी रिएक्शन देखेंगे, K प्लस H2O, इट गिव्स ट्वाइस KOH प्लस H2 प्लस हीट। बैलेंस कर लेंगे इसको हम। तो सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल है जो बहुत ही रैपिड रिएक्शन देते हैं, और जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक पॉइंट पर ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था, ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड तैयार होंगे। वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्ट होता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको पता होगा कि वो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है। उसकी टेस्ट कैसी करें, वो दिखाई भी नहीं देती है, वो स्मेल भी नहीं आती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जहाँ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मान लीजिए रिएक्शन हम कोई टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब के ओपनिंग के पास, उसके माउथ के पास हम बर्निंग मैस्टिक लेकर जाते हैं, तो पॉपिंग साउंड वहाँ पे हमें सुनाई देता है। मतलब हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस की टेस्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट तो होता है, लेकिन वो लेस रैपिडली और लेस वाइगरसली रिएक्ट होता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, CaOH2 प्लस H2 गैस यहाँ भी रिलीज होगी। तो यहाँ हमने देखा कि Ca, ठीक है, ट्वाइस Ca प्लस H2O, इट गिव्स ट्वाइस CaOH2 प्लस H2। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट ये जो रिएक्शन है वो लेस रैपिडली और लेस
वाइगरसली परफॉर्म होगी। और दोस्तों ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है ये हमें मेटल के सरफेस पर बबल्स के फॉर्म में दिखती है, हमें वहाँ बबल्स नजर आते हैं जो कि शो करते हैं कि यहाँ गैस रिलीज हो रही है। और ये जो मेटल है जिस वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है उस वाटर के ऊपर वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट होता हुआ हमें नजर आता है इस तरह से। अब बात करेंगे हम कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, मतलब ना ही वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। तो वो मेटल्स है दोस्तों एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। चलिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा यहाँ हमें उसका ऑक्साइड मिलेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ जो है हमें मेटल का ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वाटर है ये गैसीय स्टेट में है, ठीक है, स्टीम के फॉर्म में है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम फेरस की। तो फेरस जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा यहाँ हमें मिलेगा Fe3O4 फेरस ऑक्साइड और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम जिंक की। तो जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा यहाँ हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ सभी में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सभी में ये ऑक्साइड तैयार हो रहे हैं मेटल्स के और ये जो वाटर है ये गैसीय स्टेट में है। ठीक है, तो ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट होंगे, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। ठीक है, यहाँ हमें रिएक्शन में वाटर को जो है वो गैसीय स्टेट में दिखाना है, यहाँ जो है वो लिक्विड स्टेट में हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल किस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। साथ ही साथ अगर कोई मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो उसका सल्फेट साल्ट तैयार होगा। अगर वो मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो उसका क्लोराइड साल्ट तैयार होगा और अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो उसका नाइट्रेट साल्ट तैयार होगा। ठीक इसी तरह जब अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब डिपेंड करता है कि नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। ठीक है, तो जब वो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट के साथ रिएक्ट होगा तो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार करेगा। ये हम थोड़ी देर बाद और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो किस तरह के रिएक्शंस देंगे, मतलब किस तरह के सल्फेट साल्ट उनके तैयार होंगे। अब अगर ये जो रिएक्शन हमें मिलती है वो डिपेंड करेगा उनके रिएक्टिविटी पर भी, मतलब मेटल कितने ज़्यादा रिएक्टिव है। उनकी जो रिएक्टिविटी है वो हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक जो है वो फेरस से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं रिएक्टिविटी, मतलब अगर इस तरह से लिखा है तो इस पर से क्लियर हो जाता है कि फेरस से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। सभी हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है कि यहाँ H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब अगर ये मेटल्स जो है वो HCl के साथ रिएक्ट होंगे तो किस तरह से रिएक्शन देंगे ये हम देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो इसका क्लोराइड साल्ट तैयार होगा, मतलब MgCl2 तैयार होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट होता है HCl के साथ तो यहाँ उसका क्लोराइड हमें मिलेगा, मतलब AlCl3। ठीक है, ये सभी एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, एक्वस फॉर्म में होंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम फेरस का। तो फेरस जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ हमें मिलेगा FeCl2। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जिंक। जिंक जब रिएक्ट होगा HCl के साथ तो यहाँ हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ हमें हाइड्रोजन गैस को इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाना है। ठीक है, और ये HCl जो है ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये मेटल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो यहाँ इनके क्लोराइड साल्ट तैयार हो रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक इसी तरह अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट होंगे तो यहाँ उनके सल्फेट साल्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स किस तरह से रिएक्ट होंगे। तो दोस्तों, जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होता है तब वहाँ उसके नाइट्रेट साल्ट तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर अगर रिएक्ट होगा तो कॉपर नाइट्रेट तैयार होगा। साथ ही साथ यहाँ नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स भी तैयार होते हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से हैं? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बेसिकली है NO, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स होता है वन, तो यहाँ सिंगल ऑक्साइड इसलिए मोनोऑक्साइड। या फिर होता है NO2, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या फिर N2O जो है डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड भी तैयार होते हैं जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है। अब इनमें से कौन सा ऑक्साइड तैयार होगा ये डिपेंड करेगा कि मेटल के साथ जो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट हो रहा है वो किस तरह के कॉन्सेंट्रेशन में है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए कॉपर के साथ हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती है। तो पहली जो रिएक्शन है वो है कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में है और ये रिएक्ट हो रहा है HNO3 के साथ। यहाँ HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड, इसे हम लेते हैं 4HNO3। तो यहाँ हमें मिलेगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, प्लस यहाँ हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा 2NO2। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हो गया और साथ ही साथ यहाँ मिलेगा 2H2O। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे कॉपर की। यहाँ भी कॉपर सॉलिड स्टेट में है और यहाँ 8HNO3 है। यहाँ जो नाइट्रिक एसिड है वो डाइल्यूटेड है। ठीक है, HNO3 में डाइल्यूटेड है और 4HNO3 में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर फिर हमें मिलेगा CuNO3 मतलब कॉपर नाइट्रेट यहाँ भी मिला, कॉपर नाइट्रेट यहाँ भी मिला, दोनों साल्ट यहाँ पे मतलब सेम साल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार होगा वो होगा NO। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, साथ ही साथ 4H2O। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है उसमें डिफरेंस हमें दिख रहा है। या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तैयार हो रहा है क्योंकि यहाँ HNO3 डाइल्यूट किया है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो रहा है क्योंकि यहाँ जो है वो HNO3 हमने कैसे लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिख लेते हैं हम और यहाँ 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड।
इस तरह से हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स सबसे पहले देखा ऑक्सीजन, फिर देखा वाटर और अब हमने देखा एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन आती है दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट। होता क्या है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अब तक हमने जो रिएजेंट देखे जैसे ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। अब ऐसे में अगर हमें इन मेटल्स की रिएक्टिविटी का पता लगाना है, जानना है कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, दो मेटल के कंपेयर में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ऐसे में हमें रिएक्शन विथ साल्ट करनी पड़ती है। रिएक्शन विथ साल्ट का मतलब है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट। इसका मतलब मान लीजिए ये एक मेटल है ए, ठीक है, मेटल ए, और अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं साल्ट ऑफ मेटल बी, एक कोई मेटल ए है उसकी रिएक्शन हम बी मेटल के साल्ट के साथ कर रहे हैं, और मान लीजिए कि हमें यहाँ प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो है साल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। मतलब यहाँ क्या हुआ देखिए कि मेटल ए जो है वो मेटल बी के साल्ट के साथ रिएक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है साल्ट ऑफ मेटल ए, और मेटल बी जो है वो अलग हो गया। मतलब इस मेटल ए ने मेटल बी की जगह ले ली और इस मेटल बी को उसके साल्ट में से अलग करके खुद का साल्ट बना लिया, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मेटल ए ये मेटल बी के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल ए मेटल बी को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब वो मेटल ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एग्जाम में क्या होगा, हमें इस तरह की अधूरी रिएक्शन दी होगी, मतलब रिएक्टेंट दिए होंगे और प्रोडक्ट लिखने होंगे। तो क्या मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्या मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। और इसके लिए दोस्तों हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, उसमें जो ऊपर में जो उस लिस्ट में जो ऊपर मेटल्स दिए वो हाईली रिएक्टिव है, बीच के मॉडरेटली रिएक्टिव है, और जो नीचे वाले हैं वो लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज को प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना है तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इसके पहले भी मैंने लेसन नंबर 3 के जो वीडियोज़ है उसमें एक नेमोनिक आपको तैयार करके दिया था रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए, जो कि जो मेटल्स हैं उनके सिंबल के आधार पर बनी हुई थी। आज फिर से एक नया नेमोनिक मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि मेटल्स के जो नेम्स है, जो उनके नाम है, उनके आधार पर तैयार किया हुआ है। आपको जो भी नेमोनिक ज़्यादा पसंद आता है आप उसे प्रिफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज को नेमोनिक टेक्निक से याद रख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स हमारे पास है जिनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनके स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं उनको पकड़ के उनके लिए हम अलग सा एक सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, मतलब कुछ ऐसा एक वर्ड ढूंढेंगे जो कि फनी हो, जो कि इंटरेस्टिंग हो, और जो कि सारे जो वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करके एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा फनी होगा, इलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन वो जितना फनी, जितना इलॉजिकल होगा, जितना नॉनसेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए हम एक सेंटेंस तैयार कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं नेमोनिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट जो यहाँ मेटल दिखा है पोटेशियम, उसका फर्स्ट लेटर मैं लेने वाली हूँ पी, ठीक है। यहाँ मैं लेने वाली हूँ एस, यहाँ एल, यहाँ सी, एम, ए, जेड, आई, टी, एल, सी, एम, एस, जी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पी से पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ प्लीज, प्लीज। यस से मैं लिख रही हूँ स्टॉप, यल से लिली, सी से कॉलिंग, यम से मी, ए का ए ले लिया, जेड से लिखा जेब्रा, आई से
आई ले लिया, और टी से लिया ट्रूली लाइक, सी से ले लिया कॉलिंग, एम से ले लिया मी, एस से लिया स्मार्ट, और जी से ले लिया गाय। देखिए क्या सेंटेंस बन रहा है हमारा, प्लीज स्टॉप लिली कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। मतलब एक कोई गर्ल है जिसका नाम है लिली, वो किसी लड़के को बोलती है ज़ेब्रा। जैसे हम किसी को चिढ़ाते हैं ना, वैसे उसने उसका नाम रख दिया है ज़ेब्रा। अब वो जो गाय है, मतलब वो जो बॉय है, वो उस लिली से कह रहा है कि प्लीज स्टॉप लिली कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। मतलब मुझे तुम ज़ेब्रा मत बोलो, मुझे स्मार्ट गाय अगर बोलोगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे कोई स्मार्ट गाय बोले तो अच्छा लगेगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हम दूर करना चाहेंगे कि यहाँ पी से प्लीज हो गया, यस से स्टॉप हो गया, यल आई, ठीक है, लिली ले लिया, सी से यहाँ कॉलिंग लिया है, इधर ये कैल्शियम है, इधर ये कॉपर है। ठीक है, यहाँ भी कॉलिंग आया है, यहाँ भी कॉलिंग आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी ए यहाँ हमने कॉलिंग लिया है, और यहाँ सी ओ, यहाँ सी ए दोनों आगे इसने कॉलिंग ले लिया। कैल्शियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये याद रख लीजिए। ठीक उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम के लिए मी लिया है, मर्क्यूरी के लिए भी मी लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि ये मैग्नीशियम के लिए मी लिया है, मर्क्यूरी के लिए भी मी लिया है। बस इतना सा एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नेमोनिक यूज़ करें, आपको अगर इससे भी अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग आपका अपना नेमोनिक सर्व तैयार करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हमें वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद रहे। अब वो कैसे रखना है ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस वो एग्जाम के समय पर प्रॉपर सीक्वेंस पे याद रहनी चाहिए। दो मेटल्स को हम 2, 4 या कितने भी मेटल्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन किससे कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये हमें पता लगाना आसान हो जाएगा अगर हम ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी तो। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो आयंस तैयार होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसे हम कैटायंस कहते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नॉन मेटल्स के जो आयंस तैयार होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसे हम एनायंस कहते हैं। ये कैटायंस और एनायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस जो है जब कंबाइन होते हैं तो आयोनिक कंपाउंड तैयार होता है। कहने का मतलब जब नॉन मेटल्स और मेटल्स या मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट होंगे तब आयोनिक कंपाउंड तैयार होंगे। अब ये आयोनिक कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं, चलिए इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी ये है कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ion। oppositely charged ion मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड तैयार होता है। और अपोजिटली चार्ज जो आयंस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, सेकेंड है आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब इन्हें अगर हम हैमर करें तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट
एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनमें जो बाइंडिंग है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही आयोनिक कंपाउंड के हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सोल्यूबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड आर सोलूबल इन वाटर, सोलूबल इन वाटर, वाटर सोलूबल होते हैं और इनसोलूबल होते हैं, दे आर insoluble in solvent like केरोसिन, पेट्रोल, इस तरह के जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें आयोनिक कंपाउंड सोलूबल नहीं होते हैं, वे वाटर सोलूबल होते हैं। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी की। तो आयोनिक कंपाउंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करें या फिर एक्वेस सॉल्यूशन की बात करें तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज है दोस्तों आयोनिक कंपाउंड की। चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड कैसे तैयार होता है। मेटल लेंगे हम सोडियम और नॉन मेटल हम लेंगे क्लोरीन। तो यहाँ हमें मिलेगा NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और ये आयोनिक कंपाउंड यहाँ तैयार हुआ है जो कि है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से MgCl2 या फिर KCl, ये भी आयोनिक कंपाउंड तैयार होते हैं। तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब बात करेंगे दोस्तों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। हमने मेटल्स के बारे में रिएक्शंस देखी थी, किस तरह से वे ऑक्सीजन, वाटर, एसिड आदि के साथ रिएक्ट होते हैं। क्या ठीक उसी तरह से नॉन मेटल्स भी इन सभी रिएजेंट के साथ रिएक्ट होते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो उनके ऑक्साइड्स तैयार होते हैं। जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो उनके ऑक्साइड्स तैयार होते हैं, और ये ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम कार्बन। कार्बन ये नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो कंप्लीटली बर्न होगा। यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट कंबशन, तो कंप्लीटली वो बर्न होगा और यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। बाद में बात करते हैं हम कार्बन की, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लेंगे। यहाँ हमने कार्बन ट्वाइस लिया है। जब हम कार्बन ट्वाइस लेते हैं तो यहाँ पार्शियल कंबशन होगा, ठीक है, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, पार्शियली, मतलब उसका कुछ पार्ट कंबशन होगा, बर्न होगा, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल, ओके। थर्ड एग्जांपल लेते हैं सल्फर का। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, यहाँ हम लिखेंगे कंबशन, तो यहाँ हमें मिलेगा SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या मिलते हैं, ऑक्साइड्स मिलते हैं। वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं।
ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो क्या जिस तरह से मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक उसी तरह से नॉन मेटल्स भी रिएक्ट होते हैं? जी नहीं, नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन 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 वहां एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है हैलोजन, कि बाकी नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं होते हैं वाटर के साथ, लेकिन हैलोजन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे हम क्लोरीन का, Cl2। When it's react with water, it gives HOCl, HOCl plus HCl। ठीक है, यहाँ ये जो HOCl है वो है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये क्लोरीन हमने हैलोजन लिया, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइपोक्लोरस एसिड यहाँ हमें मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। क्या सभी एसिड्स रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल्स के साथ? जी नहीं, नॉन मेटल्स या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वहां फिर से एक्सेप्शन है, वो है हैलोजन। हैलोजन ही ऐसे नॉन मेटल्स है जो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। चलिए फिर से क्लोरीन का ही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ हम डाइल्यूट एसिड लेने वाले हैं, डाइल्यूट एसिड है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ हमें मिलेगा ट्वाइस HCl प्लस Br2, Br2 जिसे हम बोलते हैं डाई एटॉमिक ब्रोमीन। ठीक है, डाई एटॉमिक ब्रोमीन। तो हमने HBr ये डाइल्यूट एसिड लिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन की, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। नंबर 4, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जब नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही रिएक्ट होते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर में, या फिर किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्ट होते हैं। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सल्फर, सल्फर प्लस H2, इट गिव्स H2S। ठीक है, इट गिव्स H2S। देन N2, नाइट्रोजन, it reacts with H2, it gives twice NH3, जिसे हम कहते हैं अमोनिया। NH3 is अमोनिया। तो इस तरह से सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ रिएक्ट हो रहे हैं और इस तरह से हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये भी सारी रिएक्शंस मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे